तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड तो आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं एंड हमें पता है कि एनसीईआरटी से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड आपको आज के लेक्चर को एंड तक देखना है। आपको एनसीईआरटी रट जाएगी, हर एक लाइन हर एक वर्ड आपको समझ आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ऑल यूनिट को कवर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर की ऑल यूनिट को कवर करने वाले हैं, इसकी समरी, इसका इंट्रोडक्शन, हर एक चीज़। तो हम इस बार कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो हर एक लाइन को करेंगे हम कवर। इसका फर्स्ट जो यूनिट है वो है सेल, एंड जो सेल है उसके बाद हम बायोमोलिक्यूल करेंगे एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न करेंगे। तो आई होप आप करने के लिए तैयार है एंड आई होप आप हर एक लेक्चर को अच्छे से फॉलो करेंगे, तभी आपको समझ आएगा। और मैं आपको कुछ बहुत अच्छी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको इस चैप्टर को लॉन्ग टाइम तक याद रखने में मदद मिलेगी। तो अगर आप हर एक सेशन को, हर एक लेक्चर को एंड तक देखने के लिए तैयार हैं एंड हर एक वर्ड को फोकस से पढ़ने के लिए तैयार है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूं एंड आपको समझाने की, जो कि बहुत ज़रूरी है, कोशिश करूं। तो इस बार के पेपर से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि पेपर कहीं से भी आ सकता है, वो लोग कहीं से भी पेपर बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हर एक लाइन को कवर करते हुए चलना है। हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन कहाँ कैसा आ सकता है ये भी पता होना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से असर्शन रीजन बना सकते हैं, कहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हैं, कहाँ से ट्रू फॉल्स बना सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देखा था कि बहुत सारे स्टेट बेस्ड क्वेश्चन आए थे ना, तो हम ये भी करते चलेंगे कि कहाँ से स्टेट्स बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी एंड आपको पता चल गया होगा कि हम हर एक वर्ड को कवर करने वाले हैं, हम कुछ भी नहीं मिस करने वाले हैं। एंड जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड ये चैप्टर एनसीईआरटी का टिप्स पर आ जाएगा एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके 400 तक हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे। हर एक लाइन के हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे एंड एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें लॉन्ग टाइम में याद हो जाए एंड क्लियरिटी हो जाए इस चैप्टर में कि हाँ, अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो मैं कर लूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आपको इस चैप्टर में बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको हर एक वर्ड लॉन्ग टाइम तक याद रह जाएगा एंड हर एक वर्ड का मीनिंग, हर एक वर्ड आपका इसमें बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम एक भी वर्ड को मिस नहीं कर सकते हैं, हल्के में नहीं ले सकते हैं। हमें हर एक वर्ड का मतलब पता होना ही चाहिए एंड कहाँ क्या कॉन्सेप्ट है ये भी पता होना चाहिए। हम इसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकते, हमें डीप एनसीईआरटी पढ़नी है ताकि हर एक वर्ड हमारे माइंड में छप जाना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं एंड प्रॉमिस करो कि आप हर एक लेक्चर को फॉलो करेंगे एंड बहुत मज़ेदार से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे मेरे साथ। एंड अगर इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ठीक है, द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी में क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, यानी बायोलॉजी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म का जो आकार होता है यानी शेप होता है और उसकी जो फॉर्म होती है का डिटेल क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे, पर उनकी डाइवर्सिटी समझ आती है। क्या आती है, डिटेल डिस्क्रिप्शन करने से हमें क्या पता चलता है, उनकी डाइवर्सिटी समझ आती है। It is the cell theory that emphasizes the unity of underlining that diversity of form is the cellular organization of all organism। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, all organism डाइवर्सिटी, इसका मतलब है कि जो सेल थ्योरी में इस डाइवर्सिटी के पीछे की यूनिटी यानी कि एकता को अंडरलाइन किया गया, यानी सभी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म होती है जो सेल की फॉर्म से बनी होती है। ठीक है, काय से बनी होती है, सेल के फॉर्म से बनी होती है। सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएट करती है, क्या क्रिएट करती है,
ऑल्सो क्रिएट करती है सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमिना, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस. दिस मिस्ट्री वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीग्रेट ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म फॉर लिविंग फिनोमिना टू द डेमोन्स्ट्रेटेड ऑफ ऑब्जर्व्ड. इसका मतलब है कि सेल के स्ट्रक्चर और उनकी जो डिवीजन से ग्रोथ का डिस्क्रिप्शन इस यूनिटी के चैप्टर में किया गया है. एंड जो सेल थ्योरी है इसकी डाइवर्सिटी के पीछे यूनिटी है अंडरलाइन की गई, यानी सभी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म से सेल बनती हैं. एंड सेल स्ट्रक्चर और उसके डिवीजन से ग्रोथ का डिस्क्रिप्शन होता है. फिजियोकेमिकल. In study that understanding of physiochemical and behavioral process, one can take physiochemical approach and use cell-free system to investigate. सेल थ्योरी की लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल, क्या फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस के बारे में एक फिनोमिना मिस्ट्री क्रिएट की. ठीक है, ये जो मिस्ट्री है इस वजह से थी कि लिविंग इंटीग्रेट तभी दिखाई देते हैं जब क्या होता है, सेलुलर रिक्वायरमेंट होता है. क्या होता है, सेलुलर रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, फ्री लिविंग सिस्टम में क्या होता है, इनेबल होता है डिस्क्रिप्शन वेरी प्रोसेस. सेलुलर रिक्वायरमेंट पूरी तरह से काम करती है. उसके बाद जो फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, समझने के लिए हम फिजियोकेमिकल अप्रोच क्या करते हैं, फिजियोकेमिकल अप्रोच अपना सकते हैं और सेल को फ्री सिस्टम का यूज़ करके इसको स्टडी कर सकते हैं. इस अप्रोच से वेरियस प्रोसेस का डिस्क्राइब कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं हम, इससे वेरियस प्रोसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं. इन मॉलिक्यूल लेवल, इन मॉलिक्यूलर टर्म पर समझते हैं कि इस अप्रोच को इस्टेब्लिश पर एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू ऑफ एलिमेंट, जो कि हम क्या करेंगे, इस यूनिट का सेकंड चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसमें क्या करेंगे, हम डिटेल्स में समझेंगे इस इतने पैराग्राफ को. पर हम इधर थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है. इस अप्रोच को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें लिविंग टिश्यू में एलिमेंट और क्या करना चाहिए, कंपाउंड एनालिसिस किया जाता है. इससे हमें पता चलता है कि लिविंग में कौन कौन से प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, क्या है, कौन कौन से टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं. एंड नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, अगले स्टेज में क्या होता है, हम पूछ सकते हैं कि कंपाउंड सेल के अंदर क्या करते हैं. इसमें लिखा है व्हाट कैरी क्रॉस फिजियोकेमिकल प्रोसेस, व्हाट दीज डूइंग इनसाइड द सेल, के अंदर क्या करते हैं कंपाउंड. तो क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि डाइजेशन, जैसे कि कंपाउंड डाइजेशन, फिजियोकेमिकल प्रोसेस लाइक एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस की प्रोसेस को रिकॉग्नाइज यानी संभालते हैं. क्या करते हैं, कंपाउंड संभालते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं. एक्सक्रीशन, मेमोरी हुआ, जैसे कि एक्सक्रीशन हुआ एंड डाइजेशन हुआ. ठीक है, और अदर वर्ड में हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि सभी फिजियोकेमिकल प्रोसेस का क्या होता है, बेसिस क्या है. तो ये इस बात को भी एक्सप्लेन कर सकता है कि किसी भी डिसीज़ की कंडीशन में एबनॉर्मल प्रोसेस कैसे होती है, कौन कंपाउंड कैसे कंडीशन आती है एबनॉर्मल. लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए ये फिजियोकेमिकल अप्रोच रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहलाती है. अगर हम फिजियोकेमिकल अप्रोच को समझते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या कहलाती है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहलाती है. बायोलॉजी को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट और टेक्निक यूज़ किया जाता है. इस यूनिट के चैप्टर 9 में बायोमोलिक्यूल को ब्रीफ दिया गया है.
तो मैंने जैसा बताया था, हम काय में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। तो ये इसे भी हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, इसीलिए हम हर एक वर्ड को पढ़ते हुए चलेंगे। R.N. रामचंद्रन ने आउटस्टैंडिंग फिगर थी इन फील्ड ऑफ प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, वाज फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशन एनालिसिस की थी बायोपॉलीमर पर। हिज डिस्कवरी में इनने क्या किया था, ट्रिपल हेलिक स्ट्रक्चर को ऑफ कोलेजन पब्लिश किया था इन नेचर 1954 में। एंड हिज एनालिसिस ऑफ अलाउ कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन थ्रू द यूज ऑफ रामचंद्रन प्लॉट रैंक अमंग द मोस्ट क्या थी, आउटस्टैंडिंग थी कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। ही वॉज बोर्न इन 8 अक्टूबर 1922 इन स्मॉल टाउन नॉट फॉर फ्रॉम कोचीन ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इनके फादर जो थी वो प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स में एंड लोकल कॉलेज एंड दस द कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस एंड शेपिंग रामचंद्रन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स में था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल ईयर इनने क्या करा, रामचंद्रन ग्रेजुएट हुए 1942 में। हैज़ द टॉप रैंक स्टूडेंट इन BSc हॉर्स फिजिक्स कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी मद्रास। ही रिसीव अ PhD फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1949 वाइल, जबकि जो कैम्ब्रिज रामचंद्रन मीट लाइनस पॉलिंग एंड वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पब्लिकेशन ऑन मॉडल, जो कि क्या था, अल्फा हेलिक्स। और उसके बाद जो बीटा सीड स्ट्रक्चर था वो भी डायरेक्टेड हिज अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलिजन। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78 एंड ऑन April 7, 2021। आई होप आपको रामचंद्रन के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा, उनके फादर के बारे में, उनने कहाँ से पढ़ाई की, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है। तो अब हम करने वाले हैं एग्जैक्ट चैप्टर को कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी एंड एन ओवरव्यू पढ़ेंगे सेल का, फिर प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेल को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेल को। व्हेन यू लुक, हम देखते हैं अपने चारों ओर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग को। मस्ट हैव बॉन्डेड एंड आस्क, खुद से पूछो व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिंक, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने हैं। हमारे दिमाग में कभी कभी भी थॉट तो आ ही जाता होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने हैं। अगर आपके भी दिमाग में आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। व्हाट इज दैट इज inanimate things does not have which are living things. The answer to this in the presence of basic unit life, जो कि सेल है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज होते हैं सेल से। सम आर कंपोज्ड आर लिविंग सेल एंड आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, जबकि अदर लाइक कंपोज्ड ऑफ बहुत ज़्यादा सेल, मैनी सेल से, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। तो सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कैसे, सिंगल सेल से, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। तो समझ आ ही गया होगा, यूनिसेलुलर जो कि सिंगल सेल होते हैं एंड मल्टी सेलुलर जो कि मैनी सेल से बने होते हैं। अब हम आते हैं व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। तो यूनिसेलुलर हमें पता है कैसे बने होते हैं, सिंगल सेल से, एंड मल्टी सेलुलर कैसे बने होते हैं, मैनी सेल से। तो सबसे पहले जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, क्या कैपेबिलिटी होती है इनमें, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं एग्जिस्टेंस, एंड सेकंड है परफॉर्म करते हैं एसेंशियल फंक्शन, जैसे कि एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर, हम उसे इंश्योर नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट लिविंग। हैंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एंटन बॉन ल्यूवेनहुक थे वो फर्स्ट डिस्क्राइब किया था लाइफ सेल, क्या, लाइफ सेल, जिंदा सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने थोड़ी दिनों बाद क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस। उसके बाद इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप का किसने किया था, इम्प्रूवमेंट लीडिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ द सेल। फिर हमने माइक्रोस्कोप में देखकर सेल के ऑल स्ट्रक्चर को देखा था। अब आते हैं सेल थ्योरी। इन 1839
1858 की बात थी। मैथियस सिलेडन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, उनने एक्सप्लेन की थी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड कैसे होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से, विच फॉर्म कैसे बनते हैं टिश्यू ऑफ प्लांट से। इट अबाउट द सेम टाइम जो कि क्या थे थ्योडोर, उसी टाइम क्या थे थ्योडोर स्वान थे 1839। तो 1838 एंड 1839 में जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे स्टडी की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर, क्या पतली उसके पास क्या थी आउटर लेयर थी, जो कि आज के ज़माने में हम उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ही ऑल्सो कंक्लूड, इनने और कंक्लूड करा था कि बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर होते हैं ऑफ द प्लांट सेल में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो स्वान थे उनने प्रपोज किया था एंड हाइपोथेसिस दी थी दैट बॉडी ऑफ एनिमल है वो प्लांट आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल होती है। स्लेडन एंड स्वान ने एक साथ फॉर्मुलेट की थी सेल थ्योरी। दिस थ्योरी जबकि डिड नॉट, इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि न्यू सेल वी आर फॉर्म्ड, न्यू सेल कैसे बनते हैं। एंड उसके बाद रॉबर्ट बर्चाओ आए 1855 में, उनने फर्स्ट बार एक्सप्लेन किया था सेल डिवाइड होते हैं एंड न्यू सेल बन जाते हैं, जिसे हम प्री एग्जिस्टिंग सेल कहते हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुला ही इनने मॉडिफाई की थी हाइपोथेसिस को स्लेडन एंड स्वान की। उनने दिया था कि सेल थ्योरी फाइनल सेव सेल थ्योरी अंडरस्टूड टुडे इज। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कंपोज होते हैं सेल एंड उसके प्रोडक्ट से, एंड सेल बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी एनसीईआरटी। अब आ गए हैं हम एन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल के ओवरव्यू पर। तो जल्दी से हम सेल का ओवरव्यू कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यू हैव ईयरली, आपने ऑब्जर्व किया होगा सेल ऑनियन पील एंड ह्यूमन के गाल यानी चिक्स। सेल अंडर द माइक्रोस्कोप टाइपिकली प्लांट की सेल होती है। इसका डिस्टिंक्ट सेल वॉल होता है, आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विथ इन द सेल मेम्ब्रेन। द सेल ऑफ ह्यूमन चिक्स में क्या होता है आउटर मेम्ब्रेन डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होती है ऑफ द सेल। इनसाइड ईच सेल इज डेंस मेम्ब्रेन होती है बाउंड स्ट्रक्चर जो कि जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन करता है क्या क्रोमोजोम्स विच इज टर्न कंटेन क्या करता है क्रोमोजोम जेनेटिक मटेरियल जो क्या है डीएनए है। सेल दैट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। जबकि सेल के पास जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है लेक ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। आई होप आपको यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस समझ आया होगा। यूकैरियोटिक उसे कहते हैं जिसके पास सेल न्यूक्लियस होता है एंड प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करता है। देन वॉल्यूम ऑफ सेल जो कि क्या है साइटोप्लाज्म वॉल्यूम ऑफ सेल है। साइटोप्लाज्म के पास मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटी का इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल के पास, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल के पास मेन एरिना जो कि वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है कीप द लिविंग स्टेट में। बीसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड भी होती हैं स्ट्रक्चर जिसे हम ऑर्गेनेली कहते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे चैप्टर के आगे। एंड लाइजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोबॉडी एंड वैक्यूल इन प्रोकैरियोटिक सेल में लैक सच मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में ये मेम्ब्रेन एब्सेंट होती हैं लैक होती हैं एंड ऑर्गेनली। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती हैं। राइबोसोम क्या होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होते हैं। फाउंड इन द सेल बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक विथ इन द सेल।
Ribosome are found not only in the cytoplasm but also within the two organelle. कौन कौन सी? क्लोरोप्लास्ट में, प्लांट में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, आर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जबकि एनिमल सेल कंटेन करते हैं एनोदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जिसे हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं, विच हेल्प करती है सेल डिवीज़न में। सेंट्रोसोम काय में हेल्प करती है, इसे याद रखेंगे, सेल डिवीज़न में। सेल डिफर होती है ग्रेटली साइज, शेप एंड एक्टिविटी पर, जो कि हम 8.1 में देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कि माइकोप्लाज्म है वो स्मॉलेस्ट सेल है, आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर होती है इन लेंथ। भाइल बैक्टीरिया क्या होता है, देखो ये है वो स्ट्रक्चर 8.1 में देखा है। जैसे कि हमारे पास अगर रेड ब्लड सेल हैं, अगर हमारे पास रेड ब्लड सेल हैं तो वो राउंड एंड बाइकॉनकेव होती हैं। वाइट ब्लड सेल हैं तो वो एमीबॉइड होती हैं। कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल हैं तो वो लॉन्ग एंड नैरो होती हैं। उसके बाद आते हैं नर्व सेल पर, जो कि ब्रांच एंड लॉन्ग होती हैं, इसे याद रखेंगे स्ट्रक्चर को। एंड ट्रैकियार्ड की एलोंगेटेड होती हैं। मीजोफिल सेल राउंड एंड ओवल होती हैं। इसमें हमने देखा था लेंथ, जबकि जो बैक्टीरिया की होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो कि 7.0 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है। नर्व सेल हमने देखा लॉन्गेस्ट सेल होती है। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, दे मे बी डिश लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, कॉपॉइडल कौन सी होती है, वाइट ब्लड सेल थ्रेड लाइक कौन सी होती है, और इवन इरेगुलर भी होती है। शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन ऑफ परफॉर्म, टाइप वेरी करता है शेप सेल का परफॉर्म फंक्शन के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। 11th क्लास के स्टूडेंट भी देख सकते हैं एंड नीट वाले भी देख सकते हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल पर आ चुके हैं हम। प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंट होती हैं बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्म, NPPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉल होती हैं, क्या होती हैं, एंड मल्टीप्लाई जल्दी करती हैं रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। इसे याद रखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो मल्टीप्लाई रैपिडली करती हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, जिसे हम 8.2 में देखें। दे में वेरी ग्रेटली, इनका शेप एंड साइज होती हैं। दे फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस रॉड लाइक होती है, कोकस स्पेरिकल होते हैं, बिम्ब्री कॉमा होते हैं, शेप्ड होते हैं, स्पाइरल होते हैं। द ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। इवन थ्रू प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, क्या होती है, इनकी प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट होती है, इनकी बहुत ही ज़्यादा वाइड वैरायटी शेप एंड फंक्शन होते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक के पास सेल वॉल होती है जो कि सराउंडिंग होती है सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म। दे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो कि फिलिंग होता है सेल से इन द साइटोप्लाज्म में। देयर इज नो बेल शेप, इनके पास हमने बताया था न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड होता है, नॉट इसके पास एनवेलप होता है बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू द जेनेटिक DNA द सिंगल क्रोमोसोम होता है जो कि सर्कुलर DNA होता है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर DNA हो सकता है आउटसाइड द जीनोमिक DNA। देयर स्मॉलर DNA आर कॉल्ड, इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। जो प्लाज्मिड है वो DNA कॉन्फॉर्मर सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर होता है टू सच बैक्टीरिया में। वन सच कैरेक्टर रेजिस्टेंस करता है टू एंटीबॉडी। इन हायर क्लासेस में हम लर्न करेंगे प्लाज्मिड DNA इज यूज्ड मॉनिटर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन DNA। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके पास ऑर्गेनेली नहीं होती। प्रोकैरियोटिक के पास like the ones in the eukaryotic as found in prokaryotic cell except for ribosome. Prokaryotic have something unique form of inclusion.
के पास एक यूनिक फॉर्म होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन। स्पेशल डिफ्रेंशिएट होती है फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में, जिसे हम मीजोजोम कहते हैं। इज द कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक होता है। दे आर एसेंशियल इन फोल्डिंग होती है ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड आपको यहाँ तक समझ आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड प्रोकैरियोटिक के आगे का हम कवर करेंगे कल। एंड क्योंकि हमें अच्छे से करना है तो हमें हर एक वर्ड को फोकस करते चलना पड़ेगा। एंड मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी एंड शॉर्ट नोट भी बनाऊँगी। एंड आपको बहुत मज़ेदार मज़ा आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो ये स्ट्रक्चर भी देख लेना अच्छे से। एंड मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और मैं इस बार एक भी वर्ड मिस नहीं करूँगी, हर एक वर्ड को अच्छे से समझाऊँगी। बस आपको हर एक सेशन को फॉलो करना है। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपका इतना यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड ऐसे ही पढ़ते रहो, जिसमें आपका ही फ़ायदा है, आपको ही समझ आएगा एंड हर एक वर्ड क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपसे बात करी थी कि मैं आपको एक निमोनिक ट्रिक्स ऐसा कुछ बताऊंगी, तो मैं वो बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, जिसमें आप नेक्स्ट सेशन को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपको बहुत अच्छे से मज़ा आया होगा। एंड जब आप यहाँ से एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे एंड फिर खुद से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया। एंड मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगी, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। जल्दी ही नेक्स्ट सेशन आएगा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं जल्दी ही कल ही अपलोड करूँगी नेक्स्ट सेशन। तो प्लीज़ ज़रूर नेक्स्ट सेशन को भी फॉलो करिए। एंड इतने अच्छे से समझाया है, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है, तो थोड़ा सपोर्ट तो बनता है ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बनाए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कैसे वीडियो बनाऊंगी। एंड मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। जैसे कि आपको पढ़ना पड़ता है तो आपको भी तो मोटिवेशन चाहिए पड़ता है, कुछ ना कुछ चाहिए पड़ता है, ताकि आप मोटिवेट रहें, बोर ना हो। एंड आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरा हो रहा है, तो आप पढ़ते हैं एंड आप टेस्ट देते हैं तो डीमोटिवेटेड हो जाए। ऐसे मेरा ही, अगर आप ऐसे फॉलो नहीं करेंगे सेशन तो मैं डीमोटिवेटेड हो जाऊंगी, फिर मैं खुद से पढ़ा नहीं पाऊंगी। तो प्लीज़ मेरा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए एंड अपनी पढ़ाई अच्छी करने के लिए सेशन ज़रूर फॉलो करें। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर कर दें प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप कुछ भी मिस मत करना, रिस्क मत लेना, हर एक वर्ड को फोकस करते चलना। तो प्रोकैरियोटिक का हमने इंट्रो पढ़ लिया है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के टाइप से सब कुछ हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो चलो थैंक यू, बाय बाय।